शिवाजी का प्रारंभिक जीवन। शिवाजी भारतीय उपमहाद्वीप में मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। यह लेख शिवाजी के जन्म से लेकर 19 वर्ष की आयु 1630 से 1649 तक के जीवन का वर्णन करता है। शिवाजी का जन्म 1 मार्च 1630 को शिवनेरी के पहाड़ी किले में हुआ था, जो भारत में समकालीन अंग्रेजी व्यापारियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले जूलियन कैलेंडर के 19 फरवरी 1630 से मेल खाता है। उनके जन्म के समय उनके पिता शाहजी और उनकी मां जीजाबाई के दोनों परिवारों ने सैन्य और प्रशासनिक क्षमताओं में अहमदनगर सल्तनत की सेवा की। हालांकि बाद में उन्होंने अलग अलग समय पर मुगल साम्राज्य और बीजापुर सल्तनत के प्रति अपनी निष्ठा स्थानांतरित कर दी। बीजापुर के सेवक के रूप में शाहजी को 1636 के बाद दक्षिणी दक्कन में प्रतिनियुक्त किया गया और उन्होंने कई वर्षों तक शिवाजी को नहीं देखा। शिवाजी और उनकी मां दक्कन में पुणे में रहे, जहां शाहजी के अधीनस्थ दादोजी कोंडादेव ने शिवाजी के नाम पर परिवार की जागीर सामंती भूमि अनुदान का प्रबंधन किया। किशोरावस्था में शिवाजी ने शाहजी और दादोजी की सलाह के विरुद्ध बीजापुर सरकार से स्वतंत्र रूप से कार्य करना शुरू कर दिया। उन्होंने बीजापुर के अन्य जागीरदारों की कीमत पर कई पहाड़ी किलों पर कब्जा कर लिया और 15 साल की उम्र तक खुद को राजा कहना शुरू कर दिया। 1647 में दादोजी की मृत्यु के बाद शिवाजी ने पुणे क्षेत्र में अपने पिता की जागीर का पूर्ण नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया और अपने अधिकार के लिए स्थानीय चुनौतियों को समाप्त कर दिया। इसके बाद उसने उत्तरी कोंकण क्षेत्र पर आक्रमण किया और जंजीरा के सिद्दियों के क्षेत्र में घुसपैठ की। शिवाजी का जन्म। शिवाजी के बचपन के अधिकांश प्रारंभिक जीवित अभिलेख उनके जन्म के लगभग 150 वर्ष बाद लिखे गए थे। इन अभिलेखों में विशेष रूप से मराठी भाषा के बखरों में कई कहानियां हैं जो ऐतिहासिक रूप से अविश्वसनीय हैं। शिवाजी के माता-पिता शाहजी और जीजाबाई ने बचपन में ही कई अन्य बच्चों को खो दिया था। शिवाजी का जन्म 1 मार्च 1630 को हुआ था, जो जूलियन कैलेंडर के अनुसार 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी के पहाड़ी किले में हुआ था। जीजाबाई ने उनका नाम स्थानीय देवी शिवई के नाम पर रखा। भारत में ब्रिटिश अभिलेखों में 1752 ई तक जूलियन कैलेंडर का उपयोग किया जाता था, जब इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर से बदल दिया गया। परिणामस्वरूप कई ऐतिहासिक अभिलेखों और पुस्तकों में उनकी जन्मतिथि 1 मार्च के बजाय 19 फरवरी बताई गई है। ऐतिहासिक रूप से इस तिथि के बारे में कुछ बहस हुई थी, क्योंकि जेधे कालक्रम जेधे परिवार द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड, जिनके पूर्वज कारी के देशमुख के रूप में कार्य करते थे, शिवाजी का जन्म 1627 में बताते हैं। हालांकि 1630 की तारीख की एक प्रति से पुष्टि होती है। उनकी जन्म कुंडली राजस्थान में मिली और उनके दरबारी परमानंद द्वारा रचित एक कविता, शिवाजी के दरबारी कवि परमानंद की एक कविता शिव भारत, शिवाजी को एक दिव्य अवतार के रूप में प्रस्तुत करती है। कविता में यह भी दावा किया गया है कि अपनी गर्भावस्था के दौरान जीजाबाई को शाही और मार्शल विशेषताओं वाले एक बच्चे की लालसा थी, जैसे कि एक सुनहरे सिंहासन पर बैठना और पुरुषों को युद्ध में जीत की ओर ले जाना। वंश और आत्मपहचान, एंसेस्ट्री एंड सेल्फ आइडेंटिटी। शिवाजी के पिता शाहजी भोंसले वंश के थे, जो मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत शाही परिवार से पितृवंशीय वंश का दावा करते थे। उनकी मां जीजाबाई कुलीन जाधव परिवार से थीं, जिसका वंश देवगिरी के यादवों से जुड़ा था। भोंसले वंश की उत्पत्ति दक्कनी टिलर प्लिन्समैन से हुई, जिन्हें कुंबी या मराठा के विभिन्न नामों से जाना जाता है। 1674 में उनके राज्याभिषेक के दौरान शिवाजी के शाही पुजारी गागा भट्टा ने उन्हें क्षत्रिय सौर वंश के सदस्य के रूप में पेश किया और अपने पूर्वजों में सिसोदिया राजपूतों की गिनती की। इस दावे का समर्थन शिवाजी के दरबार में रचित एक ग्रंथ शिवभारत से भी होता है।
जॉन के और जदुनाथ सरकार जैसे कुछ आधुनिक इतिहासकारों का मानना है कि शिवाजी की वंशावली सिसोदिया राजपूतों से जुड़ी होने का पता लगाने वाली वंशावली फर्जी है, जो क्षत्रिय सामाजिक स्थिति का दावा करने के लिए गढ़ी गई है। इतिहासकार बालकृष्ण ने मुधोल के प्रमुखों, जिन्होंने शिवाजी के साथ साझा वंश का दावा किया था, के कब्जे वाले कुछ फरमानों पर भरोसा करते हुए शिवाजी के वंश को सिसोदिया प्रमुख लक्ष्मणसिम्हा से जोड़ा, जिनकी चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी 1303 में मृत्यु हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी। हालांकि ये दस्तावेज संदिग्ध प्रामाणिकता के हैं और अन्य इतिहासकारों द्वारा इन्हें नकली माना जाता है। सरकार के अनुसार शिवाजी के पूर्वज बिल्कुल भी क्षत्रिय नहीं थे, वे शूद्र पृष्ठभूमि के कृषक थे, जैसा कि कहा गया है। हालांकि आधुनिक समय में शिवाजी को एक मराठा के रूप में जाना जाता है। उन्होंने संभवतः खुद को एक राजपूत के रूप में पहचाना, जैसा कि समकालीन राजपूत समाचार पत्रों और उनके पिता शाहजी के एक पत्र से पता चलता है, जिसमें उनके परिवार को राजपूत कहा गया है। 10 दिसंबर 1659 को ईस्ट इंडिया कंपनी फैक्टर हेनरी रेविंगटन का एक अंग्रेजी पत्र भी शिवाजी को महान राजपूत कहता है। कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एलिसन बुश का कहना है कि शिवाजी आवश्यक रूप से क्षत्रिय नहीं थे और इसलिए उन्हें 1674 तक राज्याभिषेक स्थगित करना पड़ा। शिवाजी ने अपने वंश को वापस सिसोदिया में खोजने के लिए काशी के एक ब्राह्मण विद्वान गागा भट्ट को काम पर रखा था। सुरेंद्र नाथ सेन और वीके राजवाड़े जैसे इतिहासकार 1397 ईस्वी के मठ के मंदिर शिलालेख का हवाला देकर सिसोदिया मूल को खारिज करते हैं और मानते हैं कि वंशावली शिवाजी के लोगों द्वारा बनाई गई थी। सभासद बखर के अनुसार शिवाजी क्षत्रिय वर्ण के नहीं थे, इसलिए उन्हें एक सच्चे राजा के रूप में ताज पहनाने के लिए ब्राह्मणों पर जीत हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। बिफोर पुणे से पहले शिवाजी के पिता शाहजी दक्कन क्षेत्र में एक सैन्य नेता थे। शिवाजी के बचपन के दौरान दक्कन में वर्तमान महाराष्ट्र क्षेत्र में मुगल साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच लगातार युद्ध होता था और अकाल से पीड़ित था। जब उनके माता पिता की शादी हुई तो उनके दोनों परिवारों ने अहमदनगर सल्तनत की सेवा की। शिवाजी के जन्म के समय तक जीजाबाई का परिवार अहमदनगर छोड़कर मुगल सम्राट शाहजहां के प्रति अपनी निष्ठा स्थानांतरित कर चुका था और इस प्रकार शाहजी का विरोधी बन गया। कुछ साल बाद शाहजी ने भी अहमदनगर छोड़ दिया। उन्होंने कुछ समय तक मुगल साम्राज्य की सेवा की, लेकिन बाद में बीजापुर सल्तनत के समर्थन से उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया। इस बीच जीजाबाई का परिवार मुगलों के प्रति वफादार रहा। उसके पिता की बाद में अहमदनगर के रईसों ने हत्या कर दी थी। 1630 के दशक में अहमदनगर पर मुगल आक्रमण के दौरान शाहजी ने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। मुगल सेना ने उनका पीछा किया था और इसलिए शिवाजी और उनकी मां एक किले से दूसरे किले पर चले गए और शिवाजी ने शायद ही कभी अपने पिता को देखा हो। 1636 में अहमदनगर के पतन के बाद मुगलों ने बीजापुर के साथ एक शांति संधि की। इस संधि के हिस्से के रूप में बीजापुर ने मुगलों को शाहजी को अपने अधीन करने में मदद करने या अगर उन्होंने बीजापुर सेवा में शामिल होने का विकल्प चुना तो उन्हें मुगल सीमा से दूर तैनात करने पर सहमति व्यक्त की। शाहजी बीजापुर सेवा में शामिल हो गए। उन्हें पुणे क्षेत्र में अपनी जागीर बरकरार रखने की अनुमति दी गई, लेकिन संधि के हिस्से के रूप में उन्हें उस क्षेत्र में रहने से रोक दिया गया। उन्हें दक्षिणी भारत में प्रतिनियुक्त किया गया था और पुणे क्षेत्र में उनकी जागीर को उनके नाबालिग बेटे शिवाजी के नाम मात्र प्रशासन के तहत रखा गया था, जिसके प्रबंधक उनके अधीनस्थ दादोजी कोंडादेव थे। इन पुणे में मुगलों के साथ शांति संधि के हिस्से के रूप में शाहजी ने अक्टूबर 1636 में शिवनेरी सहित 6 किले उन्हें सौंप दिए। उन्होंने दादोजी कोंडादेव को जीजाबाई और शिवाजी को शिवनेरी से पुणे लाने और उनके खर्चों का ख्याल रखने का निर्देश दिया।
शिवाजी ने अपने प्रारंभिक वर्ष पुणे में बिताए। इस बीच शाहजी दक्षिण की ओर चले गए और कई वर्षों तक उन्होंने शिवाजी को नहीं देखा। अपने पिता की अनुपस्थिति में शिवाजी अपनी मां के बहुत करीब आ गए। अपने पति द्वारा उपेक्षित जीजाबाई ने गहन धार्मिक, लगभग तपस्वी जीवन व्यतीत किया और इस धार्मिक वातावरण का शिवाजी पर गहरा प्रभाव पड़ा। पुणे क्षेत्र में शाहजी के भूमि अनुदान में 3 गांवों के पाटिल ग्राम प्रमुख अधिकार, इंदापुर के देशमुख अधिकार और पुणे क्षेत्र के मोकासा सैन्य सेवा के बदले में राजस्व संग्रह अधिकार शामिल थे। शाहजी को दी गई मोकासा भूमि एक त्रिकोणीय क्षेत्र थी जो पश्चिम में पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व में भीमा नदी और दक्षिण में नीरा नदी से घिरा था। 1630 के दशक में शाहजी, बीजापुर और मुगलों के बीच लगातार युद्ध से यह क्षेत्र तबाह हो गया था। दादोजी ने भेड़ियों को मारने के लिए सस्ते भूमि पट्टे और पुरस्कार की पेशकश करके क्षेत्रीय राजस्व उपज बढ़ाने की कोशिश की ताकि अधिक भूमि को कृषि उपयोग के तहत लाया जा सके। उन्होंने कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थानीय सैनिकों के एक समूह का आयोजन किया। सभासद बखर के अनुसार दादोजी ने मावल क्षेत्र के 12 देशमुखों द्वारा नियंत्रित भूमि पर कब्जा कर लिया और विरोध करने वालों को मरवा दिया। चिटनीस बखर के अनुसार शिवाजी ने हिरदास मावल क्षेत्र के देशमुख कृष्णाजी नायक बंदल को पकड़ लिया और मार डाला, जिसे दादोजी अपने अधीन करने में विफल रहे थे। इतिहासकार जदुनाथ सरकार इसे गलत मानते हैं और कहते हैं कि यह दादोजी ही थे जिन्होंने मावल देशमुख की अधीनता पूरी की। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, शिक्षण और प्रशिक्षण। शिवाजी के प्रारंभिक प्रशिक्षण में संभवतः वह शामिल था जो एक जागीरदार के बेटे से अपेक्षा की जाती थी: कुछ पढ़ना और लिखना, घुड़सवारी, मार्शल आर्ट और धार्मिक अभ्यास। तारीख़ शिवाजी के अनुसार दादोजी ने व्यक्तिगत रूप से शिवाजी को प्रशिक्षित किया और उनके लिए एक अच्छा शिक्षक भी नियुक्त किया। परिणामस्वरूप शिवाजी लड़ाई, घुड़सवारी और अन्य उपलब्धियों में कुशल हो गए। तारीख़ शिवाजी में शिवाजी को पढ़ना लिखना सिखाने के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं है। चिटनिस बखर लगभग 1811 में कहा गया है कि शिवाजी 10 वर्ष की आयु तक बहुत विद्वान हो गए थे। शिवदिग्विजय का दावा है कि उन्होंने एक लड़के के रूप में कई कलाओं और विज्ञानों में महारत हासिल की। इतिहासकार जदुनाथ सरकार का कहना है कि कई यूरोपीय लोगों ने शिवाजी के दरबार का दौरा किया था और उनके खातों में शिवाजी द्वारा लिखे गए किसी भी पाठ या लेखन का उल्लेख नहीं है। जब भी ये यूरोपियन शिवाजी को कोई पत्र देते तो वे उसे पढ़ने के लिए अपने मंत्रियों को दे देते थे। इसलिए सरकार ने निष्कर्ष निकाला कि शिवाजी भारत के कई अन्य ऐतिहासिक शासकों जैसे अकबर, हैदर अली और रणजीत सिंह की तरह अनपढ़ थे। शिवाजी साक्षर थे या नहीं, उन्होंने हिंदू महाकाव्यों रामायण और महाभारत का पाठ सुना। इन महाकाव्यों के राजनीतिक और नैतिक पाठों ने उनके युवा मन को बहुत प्रभावित किया। उनकी धार्मिक शिक्षाओं में गहरी रुचि थी और वे जहां भी जाते थे हिंदू और मुस्लिम संतों के समाज की तलाश करते थे। एलियनेशन फ्रॉम फादर, पिता से अलगा। यहाँ तक कि जब शाहजी उत्तरी दक्कन में थे तब भी शाहजी की सैन्य व्यस्तताओं के कारण शिवाजी और उनकी मां जीजाबाई ने उन्हें कम ही देखा था। शाहजी के दक्षिण में प्रतिनियुक्त होने के बाद पिता और पुत्र ने कई वर्षों तक एक दूसरे को नहीं देखा। शाहजी दक्षिण में बेंगलुरु के बीजापुर के गवर्नर बने और उन्होंने एक अन्य महिला तुकाबाई से शादी की। शिवाजी के बड़े भाई संभाजी बेंगलोर चले गए, लेकिन शिवाजी और जीजाबाई को 1640 में ही बेंगलोर बुलाया गया। इस बीच शिवाजी ने प्रमुख निंबालकर मराठा परिवार की सदस्य साईबाई से शादी कर ली। 1642 में बीजापुर दरबार में औपचारिक प्रस्तुति के बाद शिवाजी और उनकी मां पुणे लौट आए। तारीख़ शिवाजी में एक संदिग्ध कथा के अनुसार शाहजी को जीजाबाई के पिता लखुजी जाधव के प्रति गहरी नापसंदगी हो गई थी।
1654 में कनकगिरी में अपने सबसे बड़े बेटे संभाजी या शंभूजी की मृत्यु के बाद उन्होंने घोषणा की कि शिवाजी लखुजी की बेटी से उनका जीवित पुत्र अच्छा नहीं होगा। फिर उन्होंने जीजाबाई और शिवाजी को छोड़ दिया। इस वृत्तांत की सटीकता जो भी हो, अन्य ग्रंथों से यह ज्ञात होता है कि शाहजी की संपत्ति और स्नेह उनकी छोटी पत्नी तुकाबाई से हुए पुत्र व्यंकोजी उर्फ एकोजी को निर्देशित था। अर्ली कॉन्क्वेस्ट्स प्रारंभिक विजय। शिवाजी के शुरुआती साथी और अनुयायी, जिन्हें मालवले कहा जाता था, उनकी पुणे जागीर के आसपास के मावल क्षेत्र से आए थे। एक किशोर के रूप में शिवाजी ने अपनी जागीर के आसपास के पहाड़ी क्षेत्र का पता लगाया और पश्चिमी घाट क्षेत्र से परिचित हो गए। बीजापुर के राजा मोहम्मद आदिल शाह अपने जीवन के अंतिम दशक 1646 से 1656 के दौरान बीमार रहे। इस समय के दौरान प्रशासन काफी हद तक उनकी रानी द्वारा संभाला गया था, जिसका नाम बारी साहिबा था। अस्थिरता का फायदा उठाकर शिवाजी ने बीजापुर क्षेत्र के कई किलों पर कब्जा कर लिया। जब वे 15 वर्ष के हुए तब तक शिवाजी स्वयं को राजा कहते थे। इस समय तक उन्होंने 1000 से अधिक सैनिकों की कमान संभाली थी। 17 अप्रैल 1645 को एक हिंदू अधिकारी को लिखे पत्र में उन्होंने लिखा था कि भगवान चाहते हैं कि वे एक स्वशासित राज्य के तहत स्वतंत्र रहें। दादोजी की मृत्यु से पहले भी 1645 से 1647 के दौरान शिवाजी ने पुणे के आसपास कई पहाड़ी किलों पर नियंत्रण किया, जिनमें राजगढ़, कोंडाना, बाद में सिंहगढ़ और तोरना शामिल थे। सभापति बखर का कहना है कि शिवाजी ने बीजापुरी गवर्नर को रिश्वत देकर कोंडाना किले पर कब्जा कर लिया। 1646 में उन्होंने तोरना किले पर कब्जा करने के लिए बाजी पासलकर, येसाजी कंक और तानाजी मालुसरे के नेतृत्व में एक पैदल सेना भेजी। विभिन्न ऐतिहासिक ग्रंथों के अनुसार शिवाजी की सेना ने स्थानीय बीजापुरी कमांडर को धोखा देकर या रिश्वत देकर किले पर कब्जा कर लिया था। शिवाजी ने 2 लाख मान सोने के सिक्के के स्थानीय सरकारी खजाने को जब्त कर लिया और किले का नाम प्रचंडगढ़ रख दिया। हालांकि यह नाम लंबे समय तक नहीं टिक सका। उन्होंने तोरना के पास राजगढ़ का निर्माण कराया, जिसमें 3 दीवारें थीं। जिन स्थानीय जागीरदारों को शिवाजी ने बेदखल कर दिया था, उन्होंने बीजापुर दरबार में उनके खिलाफ शिकायत की। खफी खान के मुंतखबल लुबाब के अनुसार शिवाजी ने इन शिकायतों को खारिज करने के लिए कुछ दरबारी मंत्रियों को रिश्वत दी। चिटनिस बखर के अनुसार शाहजी ने राजा को शिवाजी की वफादारी का आश्वासन दिया और यह तर्क देकर तोरना किले पर शिवाजी के नियंत्रण को उचित ठहराया कि किले का पूर्व प्रशासक लापरवाह था। इसी बीच उन्होंने एक पत्र में गुप्त रूप से शिवाजी को फटकार लगाई और दादोजी को उन्हें नियंत्रण में रखने का आदेश दिया। आफ्टर दादोजीज डेथ, दादोजी की मृत्यु के बाद दादोजी ने शिवाजी को दक्कन सल्तनत के एक आज्ञाकारी जागीरदार के रूप में पद और धन में वृद्धि करने की सलाह दी, लेकिन शिवाजी ने स्वतंत्र होने का प्रयास किया। दादोजी पहाड़ी लुटेरों के साथ शिवाजी के संबंधों और किलों को लूटने की उनकी योजनाओं से बहुत चिंतित थे। दादोजी ने शाहजी से शिकायत की, लेकिन शिवाजी के व्यवहार को बदलने में सफल नहीं हुए। तारीख ए शिवाजी में कहा गया है कि दादोजी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली क्योंकि वह शिवाजी की स्वच्छंदता से घृणा करते थे। शिवाजी ने संभवतः शाहजी की पुणे जागीर के दादोजी कोंडादेव के प्रशासन में भाग लिया था। अपने अंतिम वर्षों के दौरान दादोजी ने शिवाजी के नाम पर प्रशासनिक आदेश जारी करना शुरू कर दिया था। जब 1647 में दादोजी की मृत्यु हो गई तो शिवाजी ने अपने पिता की जागीर का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। उनके अधिकारियों में शामिल थे 1639 के आसपास शाहजी द्वारा नियुक्त श्यामराज नीलकंठ रांझेकर और रोजेकर पेशवा चांसलर, बालकृष्णा दीक्षित मजूमदार अकाउंटेंट जनरल, सोमाजी पंत दबीर सचिव, रघुनाथ बल्लाल कोरडे सबनीस पेमास्टर,
शिवाजी द्वारा नियुक्त तुकोजी चोर मराठा सरेनौबत कमांडर इन चीफ। नारायण पंत संभागीय भुगतानकर्ता। कंसोलिडेशन ऑफ पावर इन पुणे रीजन। पुणे क्षेत्र में शक्ति का सुदृढ़ीकरण। दादोजी की मृत्यु के बाद शिवाजी ने पुणे क्षेत्र के आसपास शाहजी की जागीर पर अपना नियंत्रण मजबूत करना शुरू कर दिया। दादोजी ने सुपे महल उपखंड का प्रशासन शाहजी की दूसरी पत्नी तुकाबाई के भाई शंभूजी या संभाजी मोहिते को सौंपा था। दादोजी की मृत्यु के बाद शंभूजी ने शिवाजी से आदेश लेने से इनकार कर दिया और घोषणा की कि वह सीधे शाहजी को रिपोर्ट करेंगे। सभासद बखर के अनुसार शिवाजी ने शिमगा उत्सव के दौरान पद मांगने के बहाने शंभूजी से मुलाकात की और उन्हें कैद कर लिया। शिवाजी ने उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली, जिसमें 300 घोड़े, कपड़े सहित निजी सामान और अन्य संपत्ति शामिल थी। जब संभाजी ने फिर भी शिवाजी के अधिकार को पहचानने से इनकार कर दिया, तो शिवाजी ने जबरन सुपे पर कब्जा कर लिया और शंभूजी को अपनी निजी संपत्ति के साथ शाहजी के पास भेज दिया। सुपे के कब्जे के तुरंत बाद शिवाजी ने जुन्नार पर छापा मारा, जहां उन्होंने 300 घोड़े, 300 होंस, सोने के सिक्के, कपड़े और गहने के सामान पर कब्जा कर लिया। फिरंगोजी नरसाला, जिन्हें चाकन किले का प्रशासक नियुक्त किया गया था, ने शिवाजी के अधिकार को स्वीकार कर लिया। बारामती और इंदापुर के कमांडरों ने भी उसके अधिकार को मान्यता दी। बीजापुर सल्तनत के पुरंदर किले का प्रबंधन एक ब्राह्मण नीलो नीलकंठ नायक द्वारा किया जाता था, जिसके परिवार ने कई वर्षों तक किले और उसके आसपास के क्षेत्र को नियंत्रित किया था। उनके छोटे भाई पिलाजी और शंकरजी ने किले पर उनके वंशानुगत अधिकारों से वंचित किए जाने पर नाराजगी जताई और शिवाजी से मध्यस्थता करने का अनुरोध किया। दिवाली समारोह के दौरान शिवाजी ने एक अतिथि के रूप में किले में प्रवेश किया और 3 दिन बाद छोटे भाइयों ने नीलो को कैद कर लिया और शिवाजी के सामने ले आए। शिवाजी ने तीनों भाइयों को कैद कर लिया और किले पर स्वयं अधिकार कर लिया। चिटनीस बखर और शिव दिग्विजय के अनुसार बाद में उन्होंने मुआवजे के रूप में छोटे भाइयों को अन्य स्थानों पर जागीरें दी। उसने नीलो नायक के अधीनस्थों को किले से बाहर निकाल दिया और उनकी जगह अपने लोगों को नियुक्त कर दिया। इसके बाद शिवाजी ने पुणे के आसपास रोहिरा, तिकोना, राजमाची और लोहागढ़ सहित कई अन्य किलों पर भी नियंत्रण हासिल कर लिया। इन्वेशन ऑफ कोंकण, कोंकण पर आक्रमण। पुणे पर अपना नियंत्रण मजबूत करने के बाद शिवाजी ने पश्चिमी घाट को पार किया और भारत के पश्चिमी तट पर कोंकण क्षेत्र में प्रवेश किया। इस क्षेत्र में कल्याण जागीर अरब मूल के नवायत मुस्लिम मुल्ला अहमद के नियंत्रण में थी। अहमदनगर सल्तनत के पतन के बाद इस क्षेत्र को हाल ही में बीजापुर सल्तनत द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया था और मुल्ला अहमद, जिसे स्थानीय लोग विदेशी मानते थे, बीजापुर में ही रह गए। इसके कारण जागीर का प्रशासन अकुशल हो गया था। शिवाजी ने कल्याण जागीर को जीतने के लिए आबाजी सोनदेव के नेतृत्व में एक घुड़सवार सेना भेजी। घुड़सवार सेना ने कल्याण और भिवंडी के गैरकिलेबंद शहरों से बहुत सारा धन और माल लूट लिया और महुली किले पर कब्जा कर लिया, जो कभी शाहजी के नियंत्रण में था। अगले वर्ष 1648 में शिवाजी ने उत्तरी कोंकण में अपना नियंत्रण मजबूत किया, स्थानीय प्रमुखों पर अधिकार स्थापित किया और जंजीरा के सिद्दियों के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। सिद्दी अपने पूर्व अधिपतियों अहमदनगर के राजाओं के पतन के बाद व्यावहारिक रूप से स्वतंत्र हो गए थे, हालांकि उन्होंने बीजापुर की नाममात्र की आधिपत्यता को मान्यता दी थी। कल्याण से शिवाजी दक्षिण की ओर कोलाबा की ओर बढ़े। कई स्थानीय हिंदू प्रमुखों ने उन्हें अपने क्षेत्रों में आमंत्रित किया। उसने सुरगढ़, बिरवाड़ी, ताला, घोसलेगढ़, सुधागढ़, कांगोरी और रायगढ़, उसकी भावी राजधानी, पर कब्जा कर लिया। उसने बिरवाड़ी और लिंगाना में नए किले बनवाए। शिवाजी ने आबाजी सोनदेव को उत्तरी कोंकण के इस नवविजित क्षेत्र का वायसराय नियुक्त किया। 1648 में किसी समय
सिद्दियों ने पेशवा श्यामराज नीलकंठ रांझेकर के नेतृत्व में शिवाजी की सेना को करारी शिकस्त दी। चिटनीस बखर के अनुसार नाराज शिवाजी ने रांझेकर को उनके पद से हटा दिया और मोरोपंत त्र्यंबक पिंगले को नया पेशवा नियुक्त किया। उसने सिद्दियों के विरुद्ध रघुनाथ बल्लाल कोरडे के नेतृत्व में एक बड़ी सेना भी भेजी। 1648 के अंत में बीजापुर सरकार ने शिवाजी के पिता शाहजी को कैद कर लिया। झूर के मुहम्मदनमह बीजापुर का आधिकारिक अदालत का इतिहास और बसातिन सलातीन बाद का इतिहास के अनुसार शाहजी को गोलकुंडा सल्तनत के खिलाफ जिंजी की घेराबंदी के दौरान अवज्ञा के लिए गिरफ्तार किया गया था। हालांकि घटना के 150 साल बाद लिखे गए मराठा इतिहास चिटनिस बखर में कहा गया है कि शाहजी को गिरफ्तार कर लिया गया था क्योंकि बीजापुर अदालत को संदेह था कि वह अपने बेटे शिवाजी की विद्रोही गतिविधियों में शामिल थे। जब उनके पिता बीजापुर में कैद थे तो बीजापुर सरकार ने पुरंदर को शिवाजी से वापस लेने के लिए एक सेना भेजी, लेकिन यह सेना शिवाजी को किले से हटाने में असमर्थ थी। इस बीच शिवाजी ने बीजापुर के खिलाफ मुगलों के साथ गठबंधन बनाने का असफल प्रयास किया। लाल महल वह आवासीय महल जहां शिवाजी अपने प्रारंभिक जीवन के दौरान रुके थे।